हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन का क्लास लेकर के आए हैं, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एसएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज से फ्रेंड्स हम लोग अपने 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेली, यानी कि 20 जनवरी तक। ओके, अब तक फ्रेंड्स हम लोग अपने 30 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते थे, बट आज से हम लोग अपने 60 क्वेश्चन डेली क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन जो है वो डेली डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी बेस पर होगा और इसमें कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन होंगे, और ये जो भी क्वेश्चन होंगे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके और सभी लोग चैनल के द्वारा जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीसीई का तात्पर्य, यानी कि बीसीई का क्या तात्पर्य होता है। पहला ऑप्शन है बिफोर सीजर एरा, सेकंड है बिफोर कॉन्टिपररी एरा, और थर्ड है आपका कि बिफोर क्रिश्चियन एरा, और फोर्थ है आपका बिफोर कॉमन एरा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके इतिहासकार थे, ठीक है, यानी कि यह देखिए जो बीसीई का तात्पर्य आपके इतिहासकारों से संबंधित है। तो जो आपके फ्रेंड्स देखिए इतिहासकार थे, इनके द्वारा कभी कभी जो होता था समय, ठीक है, उसको प्रदर्शित हुए इन्होंने, यानी कि जो प्रदर्शित करते थे उसको एडी को, आपके सीई और आपको बीसी को, ठीक है, बीसीई का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए फ्रेंड, जो सीई का अर्थ होता है जहां पर कॉमन एरा, और वहीं पर जो बीसीई का अर्थ होता था वहां पर होता था बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल सॉरी, ठीक है, हाँ हाँ सही है, बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन फोर्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, यानी कि हम यह आज कैसे जानते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल युग में जो भारत है उसमें शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। सेकंड है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। और थर्ड है कि उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। और फोर्थ है कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम यानी कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि जो पूरा पाषाण युग है यानी कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल है, ठीक है, वहां पर शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है, कि जो पूरा पाषाण युग था उसमें भारत में भी शुतुरमुर्ग होते थे, पूरा पाषाण युग में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो शुतुरमुर्ग है वो आपके पहले मध्य पूर्व और अब आपके, ठीक है, अफ्रीका का निवासी एक बड़ा उद्यान रहित पक्षी है। ठीक है, और पूरा पाषाण युग में भारत के महाराष्ट्र में अवस्थित पटना नामक स्थल पर इसके साक्ष्य मिले थे। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पहला ऑप्शन है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। हाँ बिल्कुल है, ऐसा लगता ही है कि जैसा कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। सेकंड है कि जंगलों का विनाश हो गया। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, जंगलों का भी विनाश तो हो ही गया है। और थर्ड है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जो आपकी सभ्यता है उसके पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। ठीक है, और डी है कि संभवतः नदियां सूख गई हैं। बिल्कुल हम मान सकते हैं फ्रेंड्स कि संभवतः जो नदियां थी पहले की वो अब सूख गई है। ठीक है, तो देखिए सही व्याख्या का चयन आपको करना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए, बी और डी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में ए, बी और डी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दे देते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ फ्रेंड्स, वो आपके आर्यों या फिर गैर आर्यों के आक्रमण के कारण नहीं हुआ था। ठीक है, 1700 ईसा पूर्व के लगभग फ्रेंड जो सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। ठीक है, और इस समय तक फ्रेंड जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, ठीक है, वो नष्ट हो चुके थे। और इसी सभ्यता का अंत फ्रेंड्स कब और कैसे हुआ, इस संबंध में अब भी मतभेद बना हुआ है। ठीक है, और देखिए जो इसका
सबसे बड़ा कारण है वो आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि का विद्वानों द्वारा सही से न समझा जाना है। ठीक है, फिर भी देखिए फ्रेंड्स, इसके पतन के बारे में कल्पना की जा सकती है, क्योंकि देखिए जहां पर इतिहास असफल हो जाता है वहां हम कल्पना का आश्रय लेते हैं। ठीक है, और अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोपों से हुआ। ठीक है, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। ठीक है, और यह देखिए फ्रेंड्स, यह तर्क जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन परंतु कुछ विद्वान हैं वो मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण ही इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल गलत होगा। बाकी आपके ए, बी और डी सही होगा। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, पहला ऑप्शन है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। सेकंड है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। थर्ड है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। और फोर्थ है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो देखिए फ्रेंड, जो महायान बौद्ध धर्म है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपके जो बुद्ध हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्थ होगा बिल्कुल करेक्ट, कि जो महायान बौद्ध धर्म है वो, सॉरी, जो महायान है वो बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो ईसा पूर्व पहली शताब्दी है, ठीक है, उसमें वैशाली बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए थे, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी पृथक हो गए थे। ठीक है, यानी कि अलग हो गए थे। देखिए फ्रेंड, जो पूर्वी शाखा का ही आगे चलकर महायान नाम पड़ा और भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकृष्ट हुए। ठीक है, और महायान मत के प्रमुख फ्रेंड्स जो विचारक थे उसमें आपके अश्वघोष थे, नागार्जुन थे और आपके असंग के नाम कुछ प्रमुख थे। ठीक है, कालांतर में फ्रेंड्स देखिए इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। ठीक है, तो यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत, ठीक है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। यानी कि आपके खिलजी वंश और तुगलक वंश के अंतर्गत जो आपके प्रशासन और समेकन है, ठीक है, उसके संदर्भ में सही क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। थर्ड है कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। और फोर्थ है कि गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो आपके प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है बात, ठीक है, तो वो देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो परिवहन के साधन थे, ठीक है, उसके अभाव और तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की वजह से खिलजी और तुगलक शासकों द्वारा जो बंगाल है उस पर नियंत्रण करना कठिन था। ठीक है, इसी का देखिए फायदा उठा करके अक्सर जो विद्रोही हैं, ठीक है, वो यानी कि जो विद्रोही गतिविधियां थी वो होती रहती थी। ठीक है, जिसका परिणाम रहा कि बंगाल पर इनका नियंत्रण न के बराबर रहा। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, जो आपका गलत होगा यानी कि जो नेगेटिव ऑप्शन होगा वही आपका पॉजिटिव आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जनजातीय लोगों के बारे में बात की गई है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है आपका कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपरा का संरक्षण किया, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जनजातीय लोग जो थे वो समृद्ध रीति रिवाज और अपनी जो मौखिक परंपरा थी उसका संरक्षण किया है। ठीक है, और सेकंड है कि जनजाति समाज अपने विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। यह भी बिल्कुल सही बात है कि जो जनजाति समाज है फ्रेंड्स, वो अपनी विविध किस्म यानी कि जो अलग अलग किस्म की जो भी आपके मतलब उनकी जरूरत होते थे जनजातीय लोगों के, ठीक है, वो अपने ही एक दूसरे पर निर्भर रहा करते हैं। ठीक है, और थर्ड है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये भी बिल्कुल बात सही है कि जो समकालीन इतिहासकार और जो मुसाफिर थे इन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है।
है, ठीक है? इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा आपके जनजातियों के बारे में नॉलेज नहीं है। और फोर्थ है कि अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देखिए जो जनजातीय लोग हैं वो यानी कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर यहाँ पर जो दिया है कि जनजातीय समूहों में लिखित दस्तावेज दिया, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो जनजातीय लोग थे वो आपके ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है? वे देखिए फ्रेंड, जो जनजातीय लोग थे वो किसी भी प्रकार का जो दस्तावेज होता था वो नहीं रखते थे। हालाँकि देखिए जो उनकी सांस्कृतिक परंपरा थी वो काफ़ी समृद्धशाली थी, ठीक है? वे क्षेत्रीय संस्कृति में एक-दूसरे के सहयोग पर काफ़ी निर्भर रहते थे, और साथ ही समकालीन इतिहासकारों और लेखकों ने भी उनके बारे में कम ही लिखा था। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ है कि जो अधिकांश जनजाति हैं उनको समूहों में लिखित दस्तावेज रखा, तो ये आपका गलत होगा, और जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है? तो राइट ऑप्शन आपका गलत वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। यानी कि जो 1857 का फ्रेंड्स विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो अंग्रेज हैं, ठीक है, अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। पहला ऑप्शन है कि भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसने भूमिहीनों पर और किसानों पर यानी कि उनकी रक्षा के लिए नीतियां बनाया था, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। और सेकंड है कि तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने तुष्टीकरण और संपत्ति अधिकारों पर सुरक्षा किया था, ठीक है। थर्ड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। हाँ, ये हम मान सकते हैं। और फोर्थ है कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती करके। तो ऐसा नहीं है। देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो 1857 के विद्रोह के बाद में जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो किस प्रकार से भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। तो वो देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया था, ठीक है, ताकि जो भारतीय हैं, ठीक है, जो भारतीयों के मामले हैं उनको ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। टू ऑप्शन आपके नीचे है, तो वहां पर जाकर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, आपको बताना है जो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागी, ठीक है। और सेकंड है कि जनता को मतदान का अधिकार। और देखिए जो जनता को मतदान का अधिकार है ये आपका लोकतंत्र में बिल्कुल है, ठीक है, ये आपके प्रतिनिधि लोकतंत्र में आता है। और जो थर्ड है कि मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो वो आपका केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जो जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है वो उसमें प्रत्यक्ष भाग। देखिए जो जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, उसमें आप प्रत्यक्ष रूप से सहभाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यही देखिए आपकी जो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है ये आपका नहीं होगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। जो नहीं है वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या था, नहीं था, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम लोग और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के सॉरी, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र को फ्रेंड्स छोटा तिब्बत कहा गया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है लद्दाख और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड जिसे छोटा तिब्बत कहा गया है वो आपका लद्दाख है। देखिए जो आपका लद्दाख है वो उत्तरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है, ठीक है। देखिए ये जो ये जो आपका लद्दाख है ये भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है, ठीक है। देखिए जो भारत है फ्रेंड्स वो अक्साई चीन को भी इसका भाग मानता है जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है, ठीक है। इसे देखिए भारत का तिब्बत या फिर छोटा तिब्बत कहते हैं। ओके, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि भारत में अपील प्रणाली या क्या है
पौनरवादी, ठीक है, भारत में अपील प्रणाली या पौनरवादी प्रणाली किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। सेकंड है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। और आपका थर्ड है कि न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। और फोर्थ है फ्रेंड्स कि न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में अपील प्रणाली या फिर पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जो निचली न्यायालय है, ठीक है, जो निचली न्यायालय के आदेश हैं उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की प्रावधान जो होती है वही आपका अपील प्रणाली या फिर पौनर्वादी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको समझा देते हैं फिर से कि जो देखिए अपील शब्द का फ्रेंड्स अर्थ होता है यानी कि उसका मीनिंग होता है वो किसी भी मामले को निचली अदालत पर ऊपर की किसी अदालत में इस नज़रिए के साथ ले जाना कि सुनाया गया फैसला माने जाने योग्य है या नहीं। ठीक है? यह किसी भी देखिए निचली अदालत फैसले को ऊपरी अदालत द्वारा न्यायिक जाँच किए जाने का आवेदन होता है। देखिए ये कानून यह बताता है कि किस न्यायालय या फिर प्राधिकरण के समक्ष और किस वक्त यह अपील की जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो अपील प्रणाली या फिर पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो आपके निचले न्यायालय के आदेश होते हैं उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जो प्रावधान होती है वही आपका अपील प्रणाली या फिर पौनर्वादी प्रणाली कहा जाता है। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आपके प्रायद्वीपीय पठार हैं उसका लक्षण नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कि यहाँ कोयला एवं लोहे अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, और सेकंड है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। थर्ड है कि यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल सही है, और ये लेकिन आपका गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ है कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो देखो जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में आपके अरावली श्रृंखला जो है वो स्थित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण कौन सा नहीं है, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड था ये आपका गलत था कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली जो महानदी है वो कृष्णा नदियां मौजूद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश है वो आपका गोंडवाना भूमि का एक अंग है। ठीक है, इस पठार पर देखिए अनेक पर्वत स्थित हैं जो लाखों वर्षों की मौसम क्रिया से पूर्णतया प्रभावित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो पर्वत है इनके कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर संकरी और चौड़ी नदी घाटियां भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया था कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि जो नहीं होगा वही सही होगा। तो जो नहीं होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सही नहीं है सेकंड। ठीक है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आपका सेकंड ही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। आपको बताना है अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो गोबी मरुस्थल है फ्रेंड्स वो आपका अफ्रीका में है। सेकंड है कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अफ्रीका को और एशिया को अलग करने वाला यूराल पर्वत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और थर्ड है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये भी आपका गलत होगा फ्रेंड्स। देखिए अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। ठीक है, और फोर्थ है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुव तथा मकर रेखाएं गुजरते। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 100% श्योर सही ऑप्शन है कि जो अफ्रीका है फ्रेंड्स, ठीक है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। ये एक ऐसा ये देश है। ठीक है, महाद्वीप है यानी कि। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब एशिया की बात करते हैं, ठीक है, एशिया के बाद जब हम विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, ठीक है, यानी कि एशिया तो आपका सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप है ही, यानी कि जो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मामले में जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, जो अफ्रीका है वो आपके उत्तर में भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप, पश्चिम में अंध महासागर, ठीक है, और दक्षिण में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में अरब सागर एवं हिंद महासागर है। ठीक है, और पूर्व में फ्रेंड्स आपके स्वेज भू
डमरू मध्य, ठीक है, भूडमरू मध्य इसे एशिया से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया था कि यूराल पर्वत जो है वो अलग करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जोड़ता है। और देखिए जो स्वेज नहर है फ्रेंड्स, इसे एशिया से अलग करती है, यानी कि जो अफ्रीका और आपका एशिया है उसको कौन अलग करता है, तो आपका स्वेज नहर अलग करती है, ठीक है। देखिए जो फ्रेंड जिब्राल्टर होता है, यानी कि जल डमरू मध्य, इसे देखिए उत्तर में यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। और 7 महाद्वीपों में से सिर्फ यही एक महाद्वीप है जहां पर विषुवत कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। तो यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण भागों, ठीक है, भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि, यानी कि जो भारत का जो दक्षिण भाग है फ्रेंड्स, उसमें विशेष करके आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। क्योंकि पहला ऑप्शन है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, सेकंड है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है, और थर्ड है कि जो पवन है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और लास्ट है आपका फ्रेंड्स फोर्थ कि पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो पवन है वो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, इसलिए वहां पर शरद ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रसोत्स, ठीक है, भ्रसोत्थ पर्वत है, यानी कि कौन सा भ्रंतोस्थ पर्वत है। पहला ऑप्शन है आपका यूराल पर्वत, सेकंड है वॉसजेस पर्वत, और थर्ड है हिमालय पर्वत, और फोर्थ है आपका अपलेशियन पर्वत। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा आपका भ्रंतोस्थ, ठीक है, भ्रंतोस्थ पर्वत है, तो वो आपका राइट क्या हो जाएगा, वासजेस जो पर्वत है वही आपका भ्रंशोत्थ पर्वत है, ठीक है। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए फ्रेंड जब चट्टानों में स्थित जो आपके भ्रंश होते हैं, ठीक है, उसके कारण देखिए जो मध्य भाग नीचे होता है वो धंस जाता है, ठीक है, और अगल बगल के भाग जो होते हैं वो आपके ऊपर यानी कि ऊंचे उठने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए तो वहां पर जो ब्लॉक होता है वो आपका जब सॉरी एक चीज आप लोग समझिएगा कि यानी कि जो नीचे वाला भाग होता है वो धंस जाता है, और जो अगल बगल के भाग होते हैं वहां पर वो उठने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पर आपका ब्लॉक पर्वत वो कहलाते हैं। बीच में देखिए जो धंसे भाग हैं उनको रिफ्ट घाटी कहते हैं, ठीक है। और इन पर्वत के जो शीर्ष यानी कि समतल और किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं, और इस तरह के जो पर्वत होते हैं, ठीक है, उनके उदाहरण जो होता है फ्रेंड्स वो आपके वासजेस यानी कि जो फ्रांस में होते हैं, और जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो आपका जर्मनी में होता है, और जो साल्ट रेंज है वो आपका पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए काफी लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही इसको देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका कथन और कारक वाले, ठीक है, यानी कि दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए ठीक है, हम लोग कथन के देख लेंगे। पहला है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख पाते हैं, ठीक है। और आपका बी कथन क्या कहता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात की गई है कथन एक ए की, कि जो पृथ्वी है उससे हम चंद्रमा के केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, यानी कि हम लोग केवल एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है। और जो कथन बी है कि जो चंद्रमा है फ्रेंड्स वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करती है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है, और जो बी है वो व्याख्या भी सही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर है ए और बी दोनों सही है, और जो बी है वो सही व्याख्या है ए की, ठीक है। यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए, देखिए क्वेश्चन है आपका कि कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि जो कायांतरित सेल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ विचार करना है, यानी कि दिए गए हैं ए, बी, सी पॉइंट, उसके बारे में आपको जानना है, पढ़ना है और उसके बाद आपको विकल्प कुछ दिए गए हैं, आपको उसका चयन करना है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए, जो आग्नेय सेल और जो आपके अवसादी सेल होते हैं, ठीक है, जब इनका उच्च ताप यानी कि उच्च ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो वो आपके कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा फ्रेंड्स, ठीक है, और हम देखिए बी ऑप्शन क्या है। देखिए बी ऑप्शन है कि कायांतरित सेल जो होते हैं वो उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और सी है कि जो संगमरमर है फ्रेंड्स, ये आपका कायांतरित सेल है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि जो आग्नेय और अवसादी सेल होते हैं ये आपके उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और जो कायांतरित सेल है फ्रेंड्स, ये उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मात्रा में बन जाते हैं। ठीक है, और संगमरमर एक कायांतरित सेल है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए, बी, सी तीनों सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और सी जो है ये सही है। ठीक है, तीनों। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत पर आने में किस परत में आने पर जल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो वायुमंडल अंतरिक्ष से जो प्रवेश करने वाले आपके उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं उनमें से किस परत में जब वो आते हैं तो यानी कि किस परत में आने पर वो जल जाते हैं। पहला ऑप्शन है बहिर्मंडल, सेकेंड ऑप्शन है समताप मंडल और थर्ड है मध्य मंडल और आपका फोर्थ है बाह्य मंडल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बाह्य मंडल है, ठीक है, इसमें जब आपका उल्का पिंड प्रवेश करता है, ठीक है, तो वो आपका जल जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर तक आपका जो अत्यंत वेग से जाते हुए यानी कि जो पृथ्वी पर गिरते हुए उल्का पिंड दिखाई देते हैं, ठीक है, उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे यानी कि हम लोग लुका कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रत्येक रात्रि को उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जाती हैं, ठीक है, किंतु इनमें से देखिए पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या अत्यंत अल्प होती है, यानी कि बहुत कम होती है। ठीक है, तो जैसे ही फ्रेंड्स ये उल्का पिंड बाह्य वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ये घर्षण से जल जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बाह्य वायुमंडल जो होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपको बताना है ऋतु प्रवास से क्या जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, सेकंड है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं, थर्ड है लोगों के आवागमन से और फोर्थ है कि घरों की पास पास बसावट से। तो देखिए फ्रेंड, जो ऋतु प्रवास होता है, ठीक है, वो आपके जो लोगों के आवागमन है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि देखिए फ्रेंड, जो मौसमी ऋतु प्रवास होता है, ठीक है, ये आपके दो भिन्न जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में सामान्यतः फ्रेंड्स पशु चारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास है। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, इनमें क्या होता है कि जो लोग हैं उनमें आवागमन होता है। ठीक है, मौसमी प्रवास देखिए अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध में क्या है पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय तथा मैदानी घाटियों के मध्य में होता है। ठीक है, तो यानी कि जो ऋतु प्रवास होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है लोगों के आवागमन से, देखिए जो घुमंतु लोग होते हैं या फिर जो लोग पशु चारक होते हैं उनके द्वारा जो पशुओं के साथ जो होता है वो मौसम परिवर्तन में अपने अनुसार किया जाने वाला एक प्रवास होता है। ठीक है, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा है, तो आपका लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि स्थानीय पवने के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको स्थानीय पवनों के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं,
क्या ऐसा हम मान सकते हैं? तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए जो स्थायी पवनें होती हैं ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ओके। और सेकंड ऑप्शन है कि पश्चिम एवं पूर्वी पवनें जो होते हैं ये इनके ही उदाहरण हैं, तो बिल्कुल सही है। देखिए जो स्थायी पवनें होते हैं फ्रेंड्स इनके उदाहरण ही होते हैं पश्चिम और पूर्वी पवनें। ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट कि ए और बी दोनों ही सही है। ओके। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि ब्राजील के कंपोस्ट और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ठीक है। यानी कि जो ब्राजील में कंपोस्ट होता है और आपके जो उत्तरी अमेरिका में वेनेजुएला है, ठीक है, उसके लानोस उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, सेकंड है भूमध्य सागरीय वनस्पति के, थर्ड है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के और फोर्थ है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के। तो देखिए फ्रेंड जो ब्राजील में आपके कंपोस्ट और आपके जो वेनेजुएला में लानोस है, ठीक है, वो आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। ओके। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट है। ओके। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जलवायु के बारे में फ्रेंड्स आपको 2 कथन दिया गया है और उसमें से आपको विचार करना और सही उत्तर को चूज करना है। ठीक है। पहला है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बिल्कुल सही है फ्रेंड। जो जलवायु है वो आपके वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला ये एक प्रकार का परिवर्तन है। और बी कथन है आपका कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है फ्रेंड्स वो उसकी ऊंचाई और उसकी जो उच्चावच होती है उस पर वो निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। यानी कि ऊर्जा स्रोत की आपको पहचान करना है। 2 लक्षण दिए गए हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। यानी कि जो ऊर्जा स्रोत का पहचान करना है, ठीक है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और सेकंड है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स भूतापीय ऊर्जा, यानी कि किसका स्रोत है ये, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का या फिर मोम का या फिर बायोगैस का, या आपका फोर्थ है प्राकृतिक गैस का। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका फोर्थ होगा फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस का। देखिए जो प्राकृतिक गैस होता है ये आपका एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। और ये जो है प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। ठीक है। देखिए फ्रेंड जो भारत का शोध संस्थान मैत्री है वो कहाँ पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा है एशिया, थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है अंटार्कटिका। तो देखिए फ्रेंड जो भारत का शोध संस्थान मैत्री है वो आपका अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है। देखिए फ्रेंड जो मैत्री अनुसंधान केंद्र है वो आपका अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। इसका निर्माण फ्रेंड्स कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाएगा 1900 यानी कि 1989 में। ठीक है। यानी कि अंटार्कटिका में अवस्थित है भारत का शोध संस्थान मैत्री। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका यहीं पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी खनिज आपके अधात्विक होते हैं। थर्ड है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। और फोर्थ है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन आपका सेकेंड होगा कि जो सभी खनिज होते हैं वो अधात्विक होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो जो गलत होगा फ्रेंड्स वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था। ओके। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपकी क्या होंगे, इसको आपको बताना है, ठीक है। इसको और छोटा करेंगे हम लोग तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। यानी कि देखिए इधर नर्मदा घाटी दिया है, वज्जी दिया है, गारो पहाड़ियां, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए नर्मदा घाटी क्या होगी, ठीक है। आरंभिक गणतंत्र है या फिर आखेट और संग्रहण है या फिर लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर है या फिर प्रथम नगर है या फिर आरंभिक कृषि है। तो देखिए फ्रेंड जो नर्मदा घाटी है, ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका आरंभिक घाटी है, ठीक है। यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, ओके। तो देखिए ए का फिफ्थ है फ्रेंड, सेकंड में भी दिया है और आपके फोर्थ में भी दिया है, ठीक है। यानी कि अगला जो ऑप्शन होगा उससे आपका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। देखिए जो वज्जी है, ठीक है, वो आपका क्या है फ्रेंड्स, जो वज्जी होगा फ्रेंड्स ये आरंभिक गणतंत्र होगा या फिर आखेट और संग्रहण है या फिर लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर है या फिर प्रथम नगर है। तो देखिए ये जो वज्जी है फ्रेंड्स ये आपके प्रथम नगर है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपका पहला का पांचवा है और दूसरा का चौथा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, ठीक है, कि पहला का पांचवा और दूसरा का क्या होगा, चौथा। यानी कि फ्रेंड देखिए जो गारो पहाड़ियां हैं वो आपके लगभग 2500 पूर्व के शहर हैं, ठीक है। और जो आपका डी है यानी कि गंगा घाटी, ठीक है, ये आपका आखेट और संग्रहण है। और जो सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियां हैं ये आपकी आरंभिक गणतंत्र है। यानी कि जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग है इससे मैं ज्यादा समझा नहीं पा रही हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, बट हाँ आप लोगों को बता दिया, आप लोग समझ लीजिएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नहीं 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 नहीं, ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसको चूज करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में अच्छे से सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं, ठीक है। पहला है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ऐसा मानना है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि जो ए ऑप्शन है वो क्या सही है और जो बी कथन है वो क्या है, कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, कि जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश है वो सॉरी हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे जो कालावधि युक्त है वो क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जो बी है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कि बिल्कुल ही समस्यात्मक है। आपके लंबे समयावधि में घटित जो होने वाली जो आपकी ऐतिहासिक प्रक्रिया है, ठीक है, इनकी निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना, ये तो समस्यात्मक वाली बात बिल्कुल ही है। तो देखिए फ्रेंड्स ए गलत होगा और बी जो है वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में है ना, हाँ, ए गलत है किंतु बी सही है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन वाले हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग छोड़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, ठीक है। यानी कि आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका पादशाहनामा चित्रकला, सेकंड है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला और थर्ड है आपका कि कंगड़ा शैली की चित्रकला और फोर्थ है गिरनार की शैल अभिलेख, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए जो प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है वो आपके मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है, ठीक है, इसको हम लोग प्राथमिक स्रोत मान सकते हैं, ओके। यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था,
यानी कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहला ऑप्शन है साल भर, ठीक है, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेत में काम करते थे। सेकंड है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। थर्ड है सरकारी संस्थानों में। और फोर्थ है आपका एक निश्चित फीस लेकर के, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो ब्रिटिश काल से पहले, ठीक है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था वो आपके साल भर फसल की कटाई के समय छोड़ करके, ठीक है, जब वो खेतों में काम करते थे, ठीक है, तब उनको यानी कि तब उन बच्चों को पढ़ाया जाता था। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपके क्वेश्चन जो हैं उसमें देखिए कथन वाइज दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन ए और बी, ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। पहला ऑप्शन है आपका कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल गलत होगा कि जो 18वीं शताब्दी तक जो यूरोप के लोग थे वो स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ये आपका कथन गलत है, ठीक है। और सेकंड है आपका बी कथन कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, जो कि बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। जो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी है, ठीक है, उसमें लोगों को ये बोध कराया गया कि जो प्रत्येक भाषी समुदाय है उनका एक अलग राष्ट्र था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सेकंड सही हो जाएगा कि ए गलत है, और किंतु जो बी है वो सही है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार करें। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आपका प्रोजेक्ट है विधि है फ्रेंड्स, ठीक है, इन पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण होता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट विधि में यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जो होता है उसमें प्रेरित करता है। और सेकेंड है कि यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। ऐसा तो हम नहीं मान सकते फ्रेंड्स कि ये शिक्षार्थियों को खोजी बनाता है। और अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, ठीक है। और थर्ड है कि यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो मिलकर के कार्य करते हैं, यहाँ पर शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, ठीक है। और डी है कि यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए और बी ही बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये आपका उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ठीक है। और ये शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, बिल्कुल सही बात है। खोजी बनाना यानी कि अन्वेषण करना, बच्चा खोज रहा है, खुद से कुछ कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि ए बी आपके सही है। देखिए कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, थर्ड में ए बी सही है। ओके, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेंगी, ठीक है। यानी कि जो अन्वेषण से इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से, ठीक है, एक सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेंगी। पहला ऑप्शन है अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स कि सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, जो कि बिल्कुल सही होगा फ्रेंड। जहां पर खोज करने की बात आती है वो आपका ऑप्शन जो होगा वो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। और सेकंड है कि स्रोत के आधार पर कल्पनाशील, बिल्कुल सही है। यानी कि जो स्रोत है उसके आधार पर आप कल्पनाशील है, ठीक है, कल्पना करके किसी भी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है कि समस्याओं के समाधान हेतु सुझावों की कोशिश करने वाले, बिल्कुल सही है। यानी कि जो समस्या है उसके समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ठीक है। और डी है कि विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। स्थगित करना देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेगेटिव होगा। यानी कि ए बी और सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि ए बी एवं सी। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या है उसको अधिक समावेशी बनाने में, ठीक है,
कौन सहायक हो सकता है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, बिल्कुल सही है कि जो आपकी पाठ्यचर्या उसको जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़िए, ठीक है। सेकंड है कि कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और से थर्ड है आपका फ्रेंड्स कि विभिन्न स्रोतों को शामिल करना अधिकाधिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। तो ये बिल्कुल हो जाएगा कि जितने भी आपके स्रोत हैं सभी को शामिल करिए, ठीक है, अधिकाधिक एवं जो निम्न वर्गीय प्रसंगों हैं उनके, ठीक है। और डी है कि एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए और सी ही बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखिए दिया गया है केवल ए एवं सी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही क्लास लेते हैं। आज की क्लास देखिए काफी लंबी हो गई है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे और जो अगली क्लास होगी उसमें हम और भी ज्यादा और भी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए, ठीक है। चैनल क्या है हमारा, यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। 1 मिनट। और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिएगा फ्रेंड्स। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, ठीक है। आगे की क्लास जो भी होगी वो हम आप लोगों को कल कराएंगे और अगली क्लास में आप लोग फ्रेंड्स जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। अगली क्लास आपकी सीडीपी की होगी, हिंदी की क्लास हम करा दिए हैं और ये आपकी रही एसएसटी की क्लास। और सीडीपी की क्लास भी हम बहुत जल्दी आपको लेकर के आएंगे, यानी कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एसएसटी की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।